इस चैनल से जुड़े सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। आप लोग को पीछे वाले वीडियो में बताया गया था बल और गति के नियम समाप्त हो गए और बोला गया था कि गैलीलियो के बारे में आज मैं बात करते हैं गैलीलियो साहब के। आपको इस बात को याद रहे कि बल का जो जनक है वो गैलीलियो साहब है, यानी बल के बारे में सबसे पहले गैलीलियो साहब ने अनुभव किया और बल के बारे में इन्होंने लिखा। लेकिन इनके मृत्यु हो जाने के कारण बल से संबंधित कोई अवधारणा के बारे में इन्होंने न तो सत्यापित किया गैलीलियो साहब और ना ही कुछ खास नियम इन्होंने दिए। इसलिए गैलीलियो का बल से संबंधित बहुत कम आप लोग को जानकारियां मिलेगी, क्योंकि अभी इसके बारे में बहुत कम आप लोग को पढ़ना है। लेकिन उच्च क्लास आगे कक्षा में जब जाइएगा तो गैलीलियो और फोर्स के बारे में पूरी डीपली है। मैं आज आप लोग को जो पीछे बताए हैं उस चीज को पहले दोहराता हूं। संतुलन बल और असंतुलन बल बताए थे कि बल वह जो वस्तु पर लगने के बाद यदि कोई परिवर्तन उसमें लाता है तब असंतुलन बल कहा जाता है, और यदि कोई परिवर्तन नहीं लाता है तब संतुलन बल कहते हैं। और घर्षण बल आप लोग को कुछ किताबों में घर्षण बलों के बारे में अध्ययन किया है, इन पढ़ने के लिए बोला गया है, और कुछ किताबों में नहीं। जिन बच्चों के पास जो भी बुक है, चाहे वो भारतीय भवन का बुक हो, चाहे एनसीईआरटी का बुक हो, चाहे आलोक प्रकाशन का बुक हो, जो भी राइटर का बुक है, उसमें आप पूरे बल चैप्टर को पढ़िए। यदि घर्षण के बारे में कुछ दिया हुआ है और उसके बारे में आप नहीं जानते हैं तो आप हमसे क्वेश्चन अगले वीडियो में कर सकते हैं। तो विद्यार्थी, हम आप लोग को आज जो संतुलन और असंतुलन का बल था एक छोटा सा उदाहरण पर समझाते हैं। ये कोई समतल सतह है, इस पर कोई गुटका है, बक्सा है, इसे कोई बच्चा धक्का देता है। देखिए बच्चा आप लोग की तरह है, लेज और कुरकुरे की तरह, मोटू पतलू ही नहीं। तो विद्यार्थी, ये धक्का देता है, ये बल इस दिशा में लगा रहा है, लेकिन इस सतह के बीच एक बल लगेगा। ये धक्का देकर के इधर ले जाना चाहता है, क्योंकि आपने पढ़े बल के दिशा में त्वरित होगा, लेकिन उसके विपरीत जो बल लगता है उस बल को घर्षण बल कहते हैं। गतिशील वस्तु के गति के विपरीत और गति को विरोध करने वाले विरोधी बल को घर्षण बल कहते हैं। आप इसको छोटा शब्दों में यह भी लिख सकते हैं, विरोध गतिशील वस्तु को गति में विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं, अथवा विरोधी बल घर्षण बल कहलाता है। विरोधी बल घर्षण बल कहलाता है। और ये भी जरूरी है, घर्षण से लाभ भी है, घर्षण से हानि भी है। घर्षण है तब हमको इस पेन को आसानी से
पकड़ करके लिख सकते हैं। प्रकृति के बारे में सोचिए, जिन्होंने हमें बनाया है, बहुत फुर्सत से बनाया है, उनको भी पता था घर्षण के बारे में। हम लोग को पकड़ने के लिए हाथ में जो लकीरें, इतनी महीन लकीरें हैं कि वस्तु को पकड़ने में आसानी, सुविधा होता है। यदि बिल्कुल चिकना होता, ये रेखा नहीं बना होता, तो वस्तु को पकड़ने में कठिनाई होती। आप जब क्रिकेट खेलते हो तो हैंडल को पकड़ते हो, बैट की हैंडल को, तो उसमें रबर लगा देते हैं रूखा बनाने के लिए, घर्षण बढ़ाने के लिए, ताकि हाथ और हैंडल के बीच जब पानी का कण आ जाएगा तो घर्षण का मान कम जाएगा, जिसके कारण बल्ला को बॉल मारते समय बल्ला हाथों से निकल सकती है। इसलिए हैंडल में रबर लगाया जाता है। तो विद्यार्थी जी, रूखा होना आवश्यक है, रूखा होना आवश्यक है, यानी घर्षण संपर्क सतह पर भी निर्भर करता है। तो घर्षण का यहां से परिभाषा भी मिल गया कि गतिशील वस्तु में जो गति को विरोध करता है, उस विरोधी बल को घर्षण बल कहते हैं। यह घर्षण बल गतिशील वस्तु में लगने वाले बल के दिशा के विपरीत होता है। देखिए, ये बच्चा इस दिशा में बल लगा रहा है और घर्षण बल इस दिशा में कार्य कर रहा है। यदि घर्षण बल, ये बल है और ये घर्षण बल है, घर्षण बल है, यदि बल अधिक रहेगा, घर्षण बल कम रहेगा, तब आगे बढ़ेगा, तब आगे बढ़ेगा। बल अधिक रहे और घर्षण बल कम रहेगा, तब आगे बढ़ेगा। लेकिन यदि बल और घर्षण बल दोनों बराबर है, बराबर रहेगा, तो आगे नहीं बढ़ेगा। या बल से घर्षण बल बड़ा हो जाए तो पर भी आगे नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब है कि संतुलन बल में घर्षण बल और बल का मान बराबर होता है। जहां पर आप कुछ चेष्टा करें, लगता है कि बस कुछ परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन जहां पर घर्षण बल बहुत बड़ा हो और बल बहुत छोटा हो, तो वहां तो आप कुछ भी उसको बिगाड़ नहीं सकते, न हिलेगा न डुलेगा। तो यदि इस बक्सा को बच्चा ठेलने की कोशिश कर रहा और नहीं ठेला रहा, हल्का लग रहा है कि अब थोड़ा और बल मेरे अंदर रहता तो धक्का दे देते, इसका मतलब है कि कुछ 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 बराबर है। लेकिन धक्का दिया और चलने लगा बक्सा, तब उसका बल अधिक है और घर्षण बल कम है। तो आइए, इस बातों को आपने पढ़ा, संतुलन बल और असंतुलन बल। संतुलन बल में जो होता है, घर्षण बल और बल में बराबर या बड़ा का संबंध होता है, क्योंकि इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा, और ये असंतुलन बल है। तो असंतुलन बल में जो होता है, घर्षण बल का मान छोटा होता है, याद रहे। घर्षण बल में जब मान, घर्षण बल का मान जब छोटा होगा और बल का मान बड़ा होगा, तब वस्तु गति करेगा अथवा असंतुलन बल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? असंतुलन बल। इसी के आधार पर गैलीलियो साहब ने कुछ अपने प्रयोग को व्यक्त करते हैं बल से संबंधित। सुनिएगा गौर से। उन्होंने जिस बात को बोला, यदि कोई समतल सतह, केवल समझना है, ध्यान से देखना है,
गैलीलियो साहब ने अभी आप लोगों को कक्षा में कुछ नहीं लिखे हैं। यदि समतल सतह है और इस सतह पर कोई वस्तु को गतिशील में छोड़ा जाए तो सदैव ये गति करते रहे, सदैव गति करते रहेगा, जिसमें बल का मान समान होगा। लेकिन कुछ समय बाद ये रुक क्यों जाता है? यदि कोई वस्तु को समतल पर भी ऐसे लुढ़का दीजिए तो लुढ़कते तो चला जाता है, लुढ़कते चला जाएगा चला जाएगा चला जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद रुक जाएगा। स्वतंत्र तो गति करेगा लेकिन कुछ समय बाद रुक क्यों जाएगा? तो इसलिए क्योंकि इस बॉल गेंद जो भी है, इस संपर्क सतह के बीच वही घर्षण बल कार्य कर रहा है, विरोधी बल कार्य कर रहा है, जिसके कारण धीरे धीरे चलने के बाद एक समय रुक जाता है। यदि किसी वस्तु के ऊपर हवा का घर्षण बल और संपर्क सतह का घर्षण बल कार्य नहीं करता तो सभी वस्तु स्वतंत्र अवस्था में गतिशील होता। लेकिन हवा का घर्षण बल विरोधी बल कहिए और संपर्क में यदि आ गया, जमीन के संपर्क में आ गया तो उसके बीच संपर्क घर्षण बल के कारण वो वस्तु विरामा अवस्था में आ जाता है। तो एक प्रयोग उन्होंने गैलीलियो साहब ने समतल सतह पर किया, दूसरा प्रयोग उन्होंने न तल पर, यानी समतल नहीं हो न तल। देखिए एक गोला को यहां से गिराते हैं तो गिरने के बाद समान ऊंचाई पर प्राप्त करता है, जब दोनों का एंगल इक्वल रहेगा तब लेकिन ये एंगल थोड़ा परिवर्तित रहेगा तो इसमें परिवर्तन होता है। लेकिन जितना ऊंचाई से ही गया उतना ऊंचाई पर तो चला जाएगा, लेकिन अब वहां से जब उस ऊंचाई पर से आएगा तो इस ऊंचाई को प्राप्त नहीं करेगा, क्योंकि इसके बीच भी अब घर्षण बल लगेगा। उस समय भी घर्षण बल लग रहा था लेकिन समान एंगल होने के कारण वह समान ऊंचाई पर प्राप्त किया। यहां पर भी गति विरोध हो रहा, ऐसी बात नहीं, गति विरोध हुआ जिसके कारण यह मैक्सिमम ऊंचाई प्राप्त किया और इधर से आने के समय बिना बल लगाए हुए ये नीचे की ओर गति कर रहा है और इस सतह के बीच घर्षण बल, इस सतह के बीच घर्षण बल कार्य करने के कारण अब उस ऊंचाई को प्राप्त नहीं करेगा क्योंकि घर्षण बल है। लेकिन अब इस ऊंचाई को थोड़ा कम कर दिया जाए, कम कर दिया जाता है, एंगल बढ़ा दिया जाता है, कोण का मान बढ़ा दिया जाए, इसका कोण का मान कम है, 90 नहीं है, ये दर्शाने नहीं, इसके अपेक्षा में कम है। तो जिस ऊंचाई से गिराएंगे अधिकतम ऊंचाई पर, इसमें ज्यादा ऊंचाई दूरी तय करेगा और इधर का दूरी कम होगा। तो ये गैलीलियो साहब का प्रयोग है कि किसी वस्तु को इन्होंने एक प्रयोग समतल पर किया, दूसरा प्रयोग न तल पर किया और तीसरा प्रयोग उन्होंने लोलक पर किया, सरल लोलक, पेंडुलम, कि जितना ऊंचाई से जाता उतना ऊंचाई प्राप्त करता है, जितना ऊंचाई से जाता उतना ऊंचाई प्राप्त करता है। लेकिन किसी वस्तु को बांधकर ऐसा लटकाया जाए और समान अवस्था से उसे समान बल लगा कर करके ऊपर की ओर गति दिया जाए तो एक समय वो विराम अवस्था में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दो बल विरोधी बल कार्य कर रहा है। एक विरोधी बल क्या कार्य कर रहा है विद्यार्थी, ध्यान, हवा का विरोधी बल, और दूसरा गुरुत्व बल, दूसरा गुरुत्व बल सदैव पृथ्वी की ओर नीचे की ओर लगेगा। तो इस विरोधी बल और इस हवा का विरोधी बल के कारण वह लुढ़कती हुई वस्तु धीरे धीरे विराम की अवस्था में आ जाता है। यदि आप रस्सी बांधकर कोई झूला को झूलते हैं
तो एक बार बल लगाने के बाद आप मैक्सिमम ऊंचाई को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वो धीरे 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 उसकी ऊंचाई जो होता है घटता जाता है। उसका मुख्य कारण है एक हवा का बल लग रहा है और दूसरा गुरुत्व बल लग रहा है, जिसके कारण एक समय गुरुत्व बल का मान अधिकतम हो जाएगा। जिस समय अधिकतम होगा उस समय वो वस्तु एकदम सीधा आकर के रुक जाएगा, क्योंकि नीचे mg काम कर रहा है। भार इसी को कहते हैं, गुरुत्व बल इसी को कहते हैं। तो ये गैलीलियो के संबंधित सिर्फ इतना ही बात था और इसमें कुछ खास बात नहीं है, सिर्फ आपको गौर से सुनना था। आपने देखा सुना। जिन बच्चों को क्वेश्चन करना होगा वो अपने कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को लिखे, मैं उसका सॉल्यूशन देता। अब देखिए विद्यार्थी, मैं आप लोग को न्यूमेरिकल से संबंधित बातों को बता रहे थे। आइए कुछ और न्यूमेरिकल बताया जा रहा है, गौर से देखें। देखिए विद्यार्थी, जो क्वेश्चन आपने किया देखिए विद्यार्थी, क्वेश्चन है एक कार जिसका द्रव्यमान 1500 kg है, जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से गतिशील है 20 सेकेंड के बाद 20 सेकेंड के बाद विराम में आ जाता है, विराम में आ जाता है। एक सेकेंड में संवेग में होने वाले परिवर्तन ज्ञात करें। एक कार जिसका द्रव्यमान, देखो विद्यार्थी दिया है, कार की द्रव्यमान को एम से सूचित करते हैं। कितना केजी है? तो 1500 केजी है। जिसका चाल कितना विद्यार्थी? जो 60 किलोमीटर से गतिशील है पहले से, तो प्रारंभिक वेग है
प्रारंभिक वेग आणि u बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको बदल देंगे 5/18 छोतिया छो एकम 50/3 मीटर प्रति सेकेंड। गतिशील है, 20 सेकेंड के बाद विराम में आ जाता है। समय देल है, समय t बराबर 20 सेकेंड और अंतिम में क्या आ गया, अंतिम वेग विराम में आ गया v बराबर 0। तो 1 सेकेंड में संवेग में परिवर्तन, तो 1 सेकेंड में संवेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं बता रहे हैं। संवेग में परिवर्तन के दर यदि रहेगा तो उसको आवेग कहते हैं। आइए पहले आप यहां से पहले निकाल लें, u देल है, v देल है, t देल है, a निकाल लेंगे, a त्वरण, और त्वरण निकाल लेने के बाद इसमें गुना कर देंगे तो बल निकल जाएगा, फिर आवेग बराबर सूत्र लगा देंगे। आइए त्वरण a बराबर v माइनस u बटे t, v का वैल्यू 0, u का वैल्यू 50/3 और t का वैल्यू 20। तो देखिए बाबू -50/20 गुने 3, ये 3 आ जाएगा नीचे, ये चला गया, -5/6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है ना। देख रहा है, आप इसको गौर से देखिए और समझिए, आगे मैं बता रहा हूं, जगह कम है। देखिए विद्यार्थी जी, अब यहां मिटाते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा गौर से, देखिए ध्यान से, ये आ गया। अब हम लोग पहले निकाल लेंगे बल, यानी F बराबर m, ये कितना केजी दिले 1500, ये -5 कितना 6 है, इसे कड़ित है, 6 दूनी 12, 3 आई 6×5 30, 1 0, इसको इसमें गुना करोगे 25×5 125 पर 0 माइनस में, 3 न्यूटन आया बाबू,
समझ रहा है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, संवेग में परिवर्तन निकाले। तो संवेग में परिवर्तन की जो दर होता है विद्यार्थी, आरोपित बल के बराबर होता है। यानी लिखिएगा यहाँ पर, संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होता है। तो ये तो बल आ गया और संवेग में परिवर्तन आरोपित बल के बराबर, तो दोनों एक ही चिन्ह होगा। इसलिए संवेग में परिवर्तन समझा, तो ये होते 1250 न्यूटन आंसर। तो बल दर भागा नहीं दिए एक से सर, एक से भागा भी देंगे, एक ही सेकंड में है तो सेम आएगा, कोई अलग नहीं, दोनों का वैल्यू इक्वल हो जाएगा। समझ रहे बात को, समझ में आया। ये जो बल निकाल लिए, अब बल में आरोपित बल देखो यहाँ लिखा हुआ है संवेग में, पिछले वीडियो में थ्योरी में देखिएगा तो लिखा होगा कि संवेग में जो परिवर्तन की दर वो आरोपित बल के बराबर होता है। यानी बराबर बल बराबर होता है किसके बराबर में, संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर। बल किसके होता है बराबर, तो संवेग में परिवर्तन के दर। तो बल हम लोग को तो निकल ही गया, वही बन जाएगा संवेग में परिवर्तन, यही तो पूछ रहा है। तो जो बल होगा वही संवेग में परिवर्तन की दर होगा, दोनों बराबर होगा। तो ये आप रहा का रहा आंसर। अगला क्वेश्चन गौर से देखें। आप लोग को जो क्वेश्चन दिया गया था, आप उस क्वेश्चन को नहीं बनाए हैं। बोला गया था कि आपके पास जो भी बुक है आप उसको बना के भेजिए, लेकिन आपने बनाया नहीं, ये बहुत गलत बात है। आज आइए विद्यार्थी जी, हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे को बात करते हैं। 20 केजी द्रव्यमान के पिंड पर 100 न्यूटन का बल कितना देर कार्य करे कि वह वस्तु 100 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त करे। देखिए विद्यार्थी, ये क्वेश्चन अच्छा है। 20 किलोग्राम द्रव्यमान की पिंड, वस्तु का द्रव्यमान दिया है, वस्तु का द्रव्यमान यानी एम बराबर दिले बाबू 20 केजी, 100 न्यूटन का बल दिले बाबू, बल यानी एफ बराबर 100 न्यूटन। कितना देर कार्य करे कि वह इतना वेग प्राप्त हो जाए, ये अंतिम में इतना वेग प्राप्त होना है। और कहता है कितना देर कार्य करे, समय निकालना है, द्रव्यमान दे रहे, बल दे रहे, आप लोग को एफ बराबर बताए एम ए, तो एम दे रहे, एफ दे रहे, ए निकाल लो, त्वरण यानी ए, एफ बटे एम, त्वरण बोलो अब, त्वरण बल का मान 100, द्रव्यमान बचे ए बराबर 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये क्या निकल गया, त्वरण। आपने पीछे में पढ़ा था त्वरण बराबर वेग बटे समय, पढ़ा था। तो त्वरण का मान दे ले कितना, 5,
बेग निकालना है, या बेग का मान दे ले 100, सॉरी 100। समय निकालना है, कितना देर तक कार्य करे, क्रॉस यहां और यहां, टी बराबर 100/20, यानी 20 सेकेंड तक यदि लगेगा तब आपको 100 मीटर प्रति सेकेंड वेग आ जाएगा। कितना देर तक कार्य करना पड़ेगा, 20 सेकेंड तक। याद रहे, सुनिए। तो देख लिया विद्यार्थी जी, से वस्तु का द्रव्यमान दिया था 20 किलोग्राम, बल दिया था 100 न्यूटन, त्वरण निकाल लिए। त्वरण बराबर सूत्र होता है, कितना आ गया त्वरण, और त्वरण बराबर सूत्र होता है वेग बटे समय। त्वरण निकला 5, अब वेग दिया 100 प्राप्त करना है, कितना समय में 100 आ जाएगा। तो आपने देखा कई सेकेंड में 100 आ गया, 20 सेकेंड। फार्मूला बैठाते जाइए, बनते जाएगा, गौर करते जाए। हमने टोटल इस चैप्टर में जितना भी फॉर्मूला सिद्ध किया गया उन सभी को सूत्र को एक दिन एक चार्ट पर लिख दिए हैं। आप लोग उस चार्ट को गौर से देख लें, बनाने में सुविधा होगा। देखिएगा क्वेश्चन बाबू, 72 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से गतिशील 500 ग्राम वाले गेंद का संवेग ज्ञात करें, संवेग ज्ञात करें। तो देखो संवेग बराबर आपको बताए थे P बराबर mv, यानी द्रव्यमान होना चाहिए वेग, तो वेग देल है, द्रव्यमान देल है, लेकिन इसको भी SI मात्रक में रखेंगे, इसको भी SI मात्रक में रखेंगे। इसलिए वस्तु गेंद का वेग दिया है, गेंद का वेग यहाँ भी लिख देंगे 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो भी बराबर 72 गुने 5/18 चौका 72, भी बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड। SI मात्रक में आ गया। अब गेंद का द्रव्यमान भी दे रहे, गेंद की द्रव्य मान कितना दे बाबू, 500 ग्राम, ग्राम को बदल देंगे कोचिंग विद्यार्थी केजी में, तो 1000 से भागा दे देंगे, ये केजी में आ जाएगा, यानी द्रव्यमान आ गया कितना, 1/2 के जी आ गया। अब संवेग पूछता है, संवेग बराबर बताए थे द्रव्यमान गुने वेग, यानी P बराबर mv, P बराबर द्रव्यमान आ लो 1/2, भी कितना निकाले 20, कट गया 10, P बराबर 10 केजी, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड आंसर। ये सूत्र बताए थे और इसका मात्रक भी बताए थे। संवेग का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। तो समझ में आया है। आप एक मिनट इसको गौर से देखिए क्वेश्चन को और सॉल्यूशन को। मैं आगे अगला क्वेश्चन बता रहा हूं, कहीं नहीं जाएंगे। देखिए विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन
ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, कार जिसका द्रव्यमान 3000 kg है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चलकर एक मकान से टकराकर 0.8 सेकेंड में रुक जाता है। कार पर लगने वाले आवेग की गणना करें। सुन लो, आवेग बराबर आप लोग को आई बराबर बताए थे FT, यानी बल गुने समय। तो समय तो दे ही है, पहले बल निकाल लीजिएगा, दोनों गुना कर लीजिएगा, आंसर हो जाएगा। गौर कीजिए, यहाँ पर दिया है कार का द्रव्यमान सूचित करते हैं m से 3000 किलो, और इस चाल से पहले आता है और टकरा कर रुक जाता, तो अंतिम वेग 0। प्रारंभिक वेग यानी u बराबर दे रहे विद्यार्थी जी 108 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी u बराबर 108 गुने 5/18 छक 78 से u बराबर 30 मीटर प्रति सेकेंड। वेग से चलकर एक मकान से टकराता है, जो इतना सेकेंड में रुक जाता है। समय दिया हुआ है, समय टाइम 0.8 सेकेंड, और रुक गया यानी अंतिम वेग, जिसको आप भी कहते हो 0। तो सबसे पहले आप बल निकालने के लिए त्वरण निकालना पड़ेगा। A बराबर V माइनस U बटे T, तो A V के बाबू 0, U के जगह पर विद्यार्थी 30 और T के जगह पर 0.8, तो A बराबर आ गया -30/8, 1 0 ऊपर, 0.8 हटाए, इतना आ गया। अब आप F गुने निकाल लो MA, M द्रव्यमान कितना है तो 3000 है, और A कितना आया तो -300 बटे, देखिए 3 तिया 9 हो गया, 9 पर 5 0, 2 3 5 है ना -8, ये आ गया न्यूटन बल का है ना। अब आवेग कहता आई, F गुने देखो, आप 10 में उड़ा देंगे नीचे -4 बटे
इतना न्यूटन सेकेंड आंसर। घात में भी दे सकते हैं, तो देखिए इसको 1 मिनट तक देखिए आप। देखिए विद्यार्थी, आप लोग को 8 से 8 कट गया, इसको यहां मिटा के लिखते हैं। देखिए तो मिटा देते हैं। कट गया तो बचा कितना विद्यार्थी? -9 पर 4 जीरो न्यूटन सेकेंड। आंसर इतना भी दे सकते हैं, लेकिन यह वैज्ञानिक पद्धति 10 के घात में देना है, तो -9 गुने 10 पर पावर 1 2 3 4 न्यूटन सेकेंड आंसर। ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे भी दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हैं? देखिए तो आज आप लोग को न्यूटन के प्रथम गति नियम अर्थात न्यूटन के तीनों गति नियम इस चैप्टर में समाप्त हुआ, और जो भी कुछ न्यूमेरिकल था वो बता दिया गया है। यदि आप लोग के पास कोई न्यूमेरिकल हो और आपसे नहीं बना हो, तो आप उन क्वेश्चनों के बारे में वीडियो में व्हाट्सएप करें। आपका क्वेश्चन को सॉल्यूशन आपके सामने किया जाएगा। तो आगे हम लोग को जो स्टार्ट होगा विद्यार्थी, वो मैथ स्टार्ट होगा, और मैथ में कोऑर्डिनेट जियोमेट्री स्टार्ट होगा। हाँ, बहुपद खत्म हो गया था। जिन बच्चों ने ये सभी क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, देखा है, वो विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना भी आपको शुरू से पढ़ना हो, प्रत्येक में वीडियो में लिखा रहता है लेक्चर 1, लेक्चर 2 और उस चैप्टर का नाम। जैसे कि आपने पढ़ रहे हैं बल और गति के नियम, तो बल और गति के नियम से जब शुरू से पढ़ना चाहते हैं, तो आपको बल और गति के नियम का पहला लेक्चर पढ़िए, यानी लेक्चर 1। यदि उसके बाद वाला पढ़ना चाहते हैं, तो लेक्चर 2, 3, 4, 5, और जिस दिन अंत करता है वो अंत हो गया होगा, आपको बता दिया जाता है कि समाप्त हो गया। तो इस प्रकार से सभी वीडियो को एक एक करके देखते चलिए, और उसको नोट्स तैयार करते चलिए, क्योंकि जब क्लास खुलेगा तो उम्मीद नहीं है कि पूरा पढ़ाई हो पाएगा। ऐसा संभावना है कि कुछ चैप्टर को काट दिया जाएगा, और काट कर करके एग्जाम लिया जाएगा। पहले था कि अगले साल से सेशन शुरू होगा, नहीं, इसी वर्ष से सेशन शुरू होगा, लेकिन कुछ चैप्टर को काट के हटा दिया जाएगा और कुछ चैप्टर से लिया जाएगा। तो मान लेते हैं कि आपको सितंबर से शुरू किया क्लास, और अक्टूबर टाइम है, नवंबर और दिसंबर, 2-3 महीना टाइम दिया, तो 2-3 महीना में आप कितना पढ़ पाइएगा। अब हो सकता है जो चैप्टर सिलेबस में जोड़ा, उस चैप्टर को आपको पढ़ाई नहीं हुआ। तो विद्यार्थी, आप लोग अभी से सभी चैप्टर को बनाते चलें। जब तक पढ़ाई क्लास बंद है, तब तक आप YouTube पर पढ़ते जाइए, लाइव क्लास देखते जाइए, और सभी को नोट्स तैयार करते जाइए। और जितना सिलेबस देगा, यदि पढ़ा रहेगा तो रिवीजन हो जाएगा, और यदि जो सिलेबस दिया नहीं पढ़ा हुआ है तो पढ़ाएंगे। तो इसलिए हम लोग बेहतर है कि शुरू से सभी चैप्टर को पढ़ लें। फिजिक्स में बल और गति के नियम आ गए, अभी हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ेंगे तब केमिस्ट्री लाएंगे।
फिर मैथ में जाएंगे तो बायोलॉजी, बायोलॉजी लगातार पढ़ाते चल जाएंगे। इसलिए अभी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ समझ रहे हैं, और बायोलॉजी का लास्ट में क्लास चलेगा। समझ रहे हैं इस बात को। तो आज के वीडियो में इतना ही, और फिर अगला दिन हम लोग मैथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुपद के बाद वाला चैप्टर 4.5 तक आपने पढ़ा था। 5.5 से कल थ्योरी शुरू होगा, इसलिए कोई बच्चे लाइव नहीं छोड़े, क्लास नहीं छोड़े, कोई भी यूट्यूब का क्वेश्चन ना छोड़े, ना तो थ्योरी छोड़े। सही बच्चे क्लास जुड़े रहें और यथासंभव विद्यार्थियों को अपने से जानकारी दे, अपने साथियों को भी जानकारी दे, क्योंकि समुदाय जिस बैच में आप जानते थे कि जो बैच में तेज स्टूडेंट होते थे उस बैच में सभी बच्चा तेज हो जाता था, एक दूसरे को देखा देखी करके। इसलिए आप यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने साथी को भी इस वीडियो को उसे भेजें अथवा उसे देखने का सलाह दें, ताकि आपका वो बैच का समूह सदा तेज बना रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग अगले दिन इसी चैनल पर मिलते हैं। तब तक सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद, खुश रहें।